ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने मोनोसेक्राइड्स कंप्लीट पढ़ लिया था, उसके बाद हमने ओलिगोसेक्राइड भी पढ़ लिया था। ठीक है, और रिड्यूसिंग शुगर के टेस्ट तक हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं, ये होती है कॉम्प्लेक्स शुगर्स। ठीक है, हमने दो तरह की शुगर पढ़ी थी, एक थी सिंपल शुगर जिसमें आते हैं मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स, और एक होती है कॉम्प्लेक्स शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर में क्या आते हैं? पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स शुगर माइक्रो मॉलिक्यूल होती है कि मैक्रो होती है? हम्म? पढ़ा था हमने माइक्रो मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल ऐसा कुछ। जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है वो होती है मैक्रो मॉलिक्यूल। जो ऑनलाइन है, स्क्रीन विजिबल है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट। तो जो पॉलीसेक्राइड है, इसमें आप लिखो दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स? मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, और इन्हें कॉम्प्लेक्स शुगर भी कहते हैं, कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स शुगर्स। कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो बड़ा होता है। नेक्स्ट, पॉलीसेक्राइड्स पॉलीमर्स होते हैं। दीज आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। पॉलीमर का मीनिंग क्या होता है उसे समझते हैं। ठीक है, जो पॉलीमर होता है, पॉलीमर का स्ट्रक्चर में मल्टीपल रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। एक पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मल्टीपल रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। जैसे कोई एक ये यूनिट है, ये एक सिंगल यूनिट है, और ये सिंगल यूनिट अगर बार बार रिपीट हो रही है
सिंगल यूनिट बहुत सारे आपस में कनेक्टेड हो गए हैं और ये बार बार रिपीट हो रही है, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पॉलीमर। पॉलीमर के स्ट्रक्चर में एक कोई सिंगल रिपीटिंग यूनिट होती है, वो बार बार रिपीट होती रहती है, तो इस एक सिंगल यूनिट को बोलते हैं मोनोमर। सिंगल यूनिट को कहते हैं मोनोमर, ये एक सिंगल यूनिट है। तो यहाँ पर बहुत सारे मोनोमर्स हैं, ठीक है, ये सभी मोनोमर्स हैं। और बहुत सारे मोनोमर्स अगर आपस में जुड़ गए तो उनके जुड़ने से क्या बनेगा? पॉलीमर। जो मोनोमर्स आपस में जुड़ जाएंगे, इन सभी के जुड़ने से ये बनेगा पॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमर में क्या है? मल्टीपल यूनिट्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं और वो आपस में किसी बॉन्ड से क्या होंगे? जुड़े होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो ये एक पॉलीमर का स्ट्रक्चर हो गया। मैंने ऊपर लाइन क्या लिखी है? जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो क्या हैं? पॉलीमर्स हैं। किसके पॉलीमर हैं? मोनोसेकेराइड के। तो मुझे बताओ यहाँ पर मोनोमर क्या हुआ? जो मोनोमर है वो है यहाँ पर मोनोसेकेराइड्स। मोनोमर क्या है यहाँ पर? मोनोसेकेराइड्स। तो ये मोनोसेकेराइड के यूनिट्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स होंगे मोनोसेकेराइड के, और वो आपस में जुड़े होंगे। उनके जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे क्या बोलेंगे? पॉलीमर या पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मैंने आपको पॉलीसेकेराइड की डेफिनेशन में ये बताया था कि एक पॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर में कितने मोनोसेकेराइड प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां हमने लिखा था कि एक पॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर में मोर देन 9 मोनोसेकेराइड होते हैं, तो 9 से ज्यादा यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इसके मोनोमर्स। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। अच्छा, पॉलीसेकेराइड के टाइप पढ़ने से पहले पॉलीमर के एक दो पॉइंट्स और लिख लो। जैसे जो पॉलीमर होता है, एक होता है होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर उसे बोलते हैं ऐसा पॉलीमर जिसका एक ही टाइप का मोनोमर हो। ठीक है, पॉलीमर विद ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, एक ही टाइप का मोनोमर हो जिस पॉलीमर में, उस पॉलीमर को क्या बोलेंगे? होमोपॉलीमर। ठीक है, जिस एक ही टाइप का मोनोमर हो वो होमोपॉलीमर है। ऐसी एक दूसरी टर्म होती है हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर में एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर हो सकते हैं। ठीक है, पॉलीमर विद वन और मोर टाइप, वन और मोर टाइप ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, इनके एग्जाम्पल पूरे चैप्टर में हम देखेंगे। पूरे चैप्टर में आगे हम अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स पढ़ेंगे।
जैसे पॉलीसेकेराइड तो एक पॉलीमर हो गया। आगे जैसे हम प्रोटीन पढ़ेंगे, प्रोटीन भी एक पॉलीमर होते हैं। डीएनए आरएनए पढ़ेंगे, वो भी पॉलीमर होते हैं। ठीक है, तो वहां आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे होमोपॉलीमर के और हेट्रोपॉलीमर के। ठीक है, बस फिलहाल के लिए इनका मीनिंग समझ लो, इनका मीनिंग क्या होता है। इनके एग्जाम्पल्स आगे ही चैप्टर में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड के टाइप्स। पॉलीसेकेराइड के टाइप्स को हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन फंक्शन, उनके फंक्शन के बेस पर। बेस्ड ऑन फंक्शन, वो क्या काम करते हैं उस बेसिस पर। हेट्रोपॉलीमर की डेफिनेशन में चेंज करो, इसको मोर देन वन करो। पॉलीमर विद मोर देन वन, ऐसे लिखना पड़ेगा। मोर देन वन, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर हेट्रोपॉलीमर की डेफिनेशन में। मोर देन वन टाइप, उसमें एक से ज्यादा टाइप के होंगे ना। ठीक है, एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर होंगे तो मोर देन वन टाइप हो गए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड। सबसे पहला टाइप है फूड स्टोरिंग, फूड स्टोरिंग पॉलीसेकेराइड्स। फूड स्टोरिंग पॉलीसेकेराइड्स, these act as reserve food material, these act as reserve food material। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है लिवर में या मसल्स में। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है, एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है, पढ़ेंगे आगे हम। फिर प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। स्टार्च क्या है, एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं जो उन्होंने खा लिया और उस फूड की आगे कभी रिक्वायरमेंट हो। जैसे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो ये एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है ये यूज अप हो जाता है, या जब हम खाना नहीं खा रहे, जिस समय हमने खाना नहीं खाया तब ये एक्स्ट्रा फूड यूज हो जाता है। ठीक है, ऐसे केस में तो फूड स्टोरेज का काम पॉलीसेकेराइड्स का होता है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, इसलिए इनको रिजर्व फूड मटेरियल कहते हैं। रिजर्व किसके लिए है, वो जब जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब के रिजर्व है। तो इसमें लिखो सबसे पहला एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल है इसमें स्टार्च। जो स्टार्च होता है ये रिजर्व फूड होता है प्लांट्स में। रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स। जैसे प्लांट्स आप सभी को पता है फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है,
और उससे वो उनको अपना फूड बनाते हैं। जो भी फूड बनाता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर करेगा? स्टार्च की फॉर्म फॉर्म में। अब रात के समय कौन सा सनलाइट होती है उसे फोटोसिंथेसिस करने के लिए, लेकिन रात के समय भी प्लांट्स एक्टिव होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन चली रही होती है प्लांट्स में रात के समय भी। जो स्टोर्ड फूड है उसकी हेल्प से वो नाइट के टाइम में अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरी करता है, ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। नेक्स्ट, तो स्टार्च के हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें लिखो स्टार्च इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं, उसका वो बना होता है। कौन से दो कंपोनेंट हैं इसके? एक कंपोनेंट होता है इसका अमाइलोज, और सेकंड कंपोनेंट है अमाइलोपेक्टिन। एक कंपोनेंट है अमाइलोज और सेकंड है अमाइलोपेक्टिन। इन दोनों से मिलकर स्टार्च बनता है। ये दो अलग अलग तरह की स्टार्च नहीं है, स्टार्च के स्ट्रक्चर में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों से मिलकर स्टार्च बनेगा। तो अमाइलोज जो है, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। मेड अप ऑफ 200 से लेकर 1000 ग्लूकोज यूनिट्स। अमाइलोज के स्ट्रक्चर में 200 से लेकर 1000 तक ग्लूकोज के यूनिट्स हो सकते हैं। तो इसका मोनोमर क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया ना। ग्लूकोज के मल्टीपल यूनिट्स यहां पर प्रेजेंट हो गए अमाइलोज में। ऐसे ही अमाइलोपेक्टिन में लिखो मेड अप ऑफ 2000 से लेकर 2 लाख ग्लूकोज यूनिट्स। 2000 से लेकर 2 लाख तक ग्लूकोज यूनिट्स अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल स्टार्च का जो मोनोमर है वो क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज से अमाइलोज भी उसका एक पार्ट बना है, और अमाइलोपेक्टिन भी किससे बना है? ग्लूकोज से बना है। तो ग्लूकोज यहाँ मोनोमर हो गया और पॉलीमर यहाँ स्टार्च हो गया। मेरे को बताओ ये पॉलीमर कैसा है, हेटेरो के होमो पॉलीमर? इसमें मोनोमर एक ही टाइप का है, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर होमो पॉलीमर, ठीक है। ग्लूको ग्लूकोज ही एक टाइप का मोनोमर है ना इसका, तो स्टार्च इज ए टाइप ऑफ होमो पॉलीमर। चलो आगे बढ़ते हैं। जो अमाइलोज है इसका स्ट्रक्चर मतलब छोटा है अमाइलोपेक्टिन से ना। अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर काफी बड़ा है। तो अमाइलोज वाटर में सोल्यूबल होता है, इट इज वाटर सोल्यूबल, मतलब ये पानी में घुल जाता है। और जो अमाइलोपेक्टिन होता है ये इनसोल्यूबल होता है, वाटर इनसोल्यूबल। ठीक है। नेक्स्ट अमाइलोज। अमाइलोज जो है इसमें जो बॉन्डिंग होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लूकोज यूनिट्स आर कनेक्टेड बाय
are connected by alpha 1,4 glycosidic bond. Alpha 1,4 glycosidic bond. तो इनमें जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो है अल्फा 1,4। मतलब जो यहाँ पर ग्लूकोज के यूनिट्स होंगे वो सभी अल्फा ग्लूकोज होंगे, ठीक है। और ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में ये 1,4 जो बॉन्ड बन रहा है, ये सेम बॉन्ड है जो हमने माल्टोज के स्ट्रक्चर में पढ़ा था। माल्टोज के स्ट्रक्चर में भी हमने सेम यही बॉन्ड पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ अमाइलोज में भी होगा। नेक्स्ट, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले अमाइलोज में एक पॉइंट और लिखो। अमाइलोज में लिखो, इट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर is helical in shape. इसका जो स्ट्रक्चर होता है अमाइलोज का वो हेलिकल शेप का होता है, कुछ इस तरह का। अमाइलोज ऐसी शेप का होता है, हेलिकल शेप का। इस शेप को हेलिकल बोलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में ग्लूकोज यूनिट्स कैसे प्रेजेंट होंगे? जैसे यहाँ पर सबसे पहले मान लो ये ग्लूकोज है, सबसे पहला जो मैंने एक ग्रीन कलर का डब्बा बना दिया, ये एक पहला सबसे पहला ग्लूकोज है। फिर उससे अटैच है आगे दूसरा ग्लूकोज, फिर उसके आगे तीसरा ग्लूकोज। इन ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड कौन सा होगा? इन ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अल्फा 1,4 बॉन्ड है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस तरह से जो ग्लूकोज के यूनिट्स हैं वो ऐसे अरेंज होंगे कि हेलिकल शेप बन जाए, ठीक है। ओवरऑल शेप कैसी बनेगी? हेलिकल शेप बनेगी। ये हो गए ग्लूकोज यूनिट्स। फुल स्क्रीन नहीं होता क्या? करना। चलो नेक्स्ट। अब यहां पर मैंने लिखा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? पहले मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता हूं। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? ये स्ट्रक्चर जो होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये हमेशा पॉलीमर के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? पॉलीमर के लिए होते हैं, ठीक है। कोई भी पॉलीमर जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे उनके प्राइमरी या सेकेंडरी या आगे टर्शरी क्वाटरनरी ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कि हम ये देख लें कि पॉलीमर में कितने मोनोमर्स हैं, पॉलीमर में कितने मोनोमर्स हैं और वो कौन से बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं, उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जो ऊपर हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा उसमें लिखा है ना कितने मोनोमर है। फर्स्ट पॉइंट में ग्लूकोज कितने हैं, वो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। और एक बॉन्डिंग वाला पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का लिखा हुआ है,
तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम ये देखेंगे कि पॉलीमर में हाउ मेनी मोनोमर्स आर प्रेजेंट और वो किस बॉन्ड से जो है जुड़े हुए हैं आपस में। तो प्राइमरी में यहां लिखो नंबर ऑफ मोनोमर्स आर काउंटेड, नंबर ऑफ मोनोमर जितने भी हैं उनको काउंट करेंगे, आर काउंटेड एंड स्टडी ऑफ देयर बॉन्ड्स। ऐसे ऐसे लिख लेना, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, ऐसे लिखो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। किसी एक पॉलीमर का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि काउंट करना कि उसमें कितने मोनोमर्स प्रेजेंट, काउंट करना कि हाउ मेनी मोनोमर्स आर प्रेजेंट इन इट और वो कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। ठीक है। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम शेप को देखते हैं, कैसी शेप में जो पॉलीमर है वो एग्जिस्ट करता है। हमने मोनोमर को तो काउंट कर लिया प्राइमरी स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, उसकी शेप देखेंगे, कैसी उसकी शेप होती है। यहाँ शेप कैसी दिख रही है, हेलिकल शेप, तो वो हेलिकल शेप हो गया उसका कौन सा स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम पॉलीमर की शेप को देखते हैं कि उसकी शेप कैसी है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं इस पे अमाइलोपेक्टिन पे। अमाइलोपेक्टिन, जो अमाइलोपेक्टिन होता है इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज ब्रांच्ड, इसमें ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज ब्रांच्ड शेप। अभी देखेंगे ब्रांच शेप कैसी होती है। तो इसका एक छोटा सा डायग्राम मैं बना देता हूं। जैसे इसमें जो ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं वो मान लीजिए ऐसे प्रेजेंट है एक लाइन में, ग्लूकोज के यूनिट्स हो गए। ठीक है, ये ग्लूकोज के यूनिट्स थे, एक लाइन में अरेंज्ड है। इस चेन को बोलते हैं मेन चेन, ये है मेन चेन। जो एक लाइन में ग्लूकोज के यूनिट्स हैं उसे मेन चेन कहते हैं। अब ब्रांचेस कहां से आएगी, जो ब्रांच होती है इसी ग्लूकोज से, इन्हीं कुछ ग्लूकोज से अराइज करती है। जैसे मान लीजिए इस थर्ड नंबर वाले ग्लूकोज से एक ब्रांच अराइज करी, इस ब्रांच पे क्या है, इस ब्रांच पे भी ग्लूकोज है। जिस तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक मेन चेन थी, उस मेन चेन से ब्रांचेस अराइज कर रही हैं। अब मान लो एक ब्रांच की भी आगे सब ब्रांच है, एक ब्रांच से भी ऊपर आगे एक ऐसी सब ब्रांच है, उस सब ब्रांचेस में भी अगेन ग्लूकोज के यूनिट्स प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से जो ग्लूकोज के यूनिट्स हैं अरेंज्ड है कि एक ब्रांच्ड ओवरऑल स्ट्रक्चर बन गया। तो इन सभी को क्या बोलते हैं, ये मेन चेन होगी और ये होगी ब्रांचेस। ये होगी ब्रांचेस, एक मेन चेन है और है ब्रांचेस।
यहां तक फॉलो किया, आया समझ में? तो अमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें हेलिकल शेप नहीं है, उसमें शेप कैसी है अमाइलोपेक्टिन की? ब्रांच्ड है। नेक्स्ट, अब यहां पर बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो ये मेन चेन है, मेन चेन में जैसे दो ग्लूकोज हैं, दो ग्लूकोज के बीच में ये जो बॉन्डिंग है, ब्रांच की डायरेक्शन ऐसी होगी जो डायरेक्शन मैंने यहाँ शो करी है। ठीक है, ब्रांच की डायरेक्शन ऐसी होगी जो डायरेक्शन मैंने यहाँ शो करी है। अभी हम केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रक्चर या डायरेक्शन ऐसी क्यों है। तो यहाँ पर हम बॉन्डिंग देखते हैं पहले। जो मेन चेन है, मेन चेन में जो दो ग्लूकोज हैं वो आपस में इन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो बॉन्ड्स हैं मेन चेन के अंदर, वो बॉन्ड होते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये किस में है? जो मेन चेन में ग्लूकोज है उनके बीच में है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये सेम बॉन्ड अमाइलोज के ग्लूकोज में भी है, अमाइलोज में भी सेम यही बॉन्ड था। अब ब्रांच में देखो कैसा है। ब्रांच में जो ये ब्रांच का पॉइंट है, ये पॉइंट, ये ब्रांच पॉइंट है जिससे क्या हो रहा है, जो मेन चेन है उससे ये ब्रांच जुड़ रही है। यही पॉइंट होगा जो मैंने सर्कल किया, इसे बोलते हैं ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट का मीनिंग क्या है? ब्रांच पॉइंट का मीनिंग है कि इस पॉइंट से जो साइड ब्रांच है वो मेन चेन से जुड़ती है। साइड ब्रांच है वो किससे जुड़ रही है? यहाँ मेन चेन से। इस ब्रांच पॉइंट पे जो बॉन्ड होता है वो होता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इन बॉन्ड्स के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बारे में। अब हम स्टार्च का स्ट्रक्चर देखते हैं, और स्टार्च के स्ट्रक्चर में हम अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, उसमें मैं आपको ये मेन चेन और ब्रांच पॉइंट जो है उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टार्च का हम केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं कि केमिकली उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ लिखो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑफ अमाइलोपेक्टिन, ऑफ अमाइलोपेक्टिन इन स्टार्च। स्टार्च में जो अमाइलोपेक्टिन है उसका कैसा केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसे हम यहाँ देखेंगे। तो स्ट्रक्चर पहले देख लो आप कैसा यहाँ पर होता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप बना लेना। तो यहाँ पर ग्लूकोज के यूनिट्स हम बनाएंगे, क्योंकि ग्लूकोज के जो यूनिट्स होते हैं वही मेन चेन और साइड ब्रांच में है। मोनोमर इसका ग्लूकोज है।
कैसा ग्लूकोज बनाएंगे? अल्फा के बीटा, अल्फा ग्लूकोज बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर पहले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो दो ग्लूकोज के बीच में बनता है, मेन चेन में कौन सा लेना है हमें? अल्फा 1,4 लेना है। तो यहाँ मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6th कार्बन हो गया। ऐसे ही 1 2 3 4 5 और ये 6th। ठीक है, अब बॉन्ड देखो यहाँ पर कैसे बनेगा। जो बॉन्ड बन रहा है वो 1,4 है। तो जो बॉन्ड हमने माल्टोस के लिए बनाया था लास्ट लेक्चर में, सेम बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा दो ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में। दो ग्लूकोज आपने बनाने हैं और उनके बीच में ये 1,4 बॉन्ड दिखा देना। सेम इस ग्लूकोज से आगे जो अगला ग्लूकोज होगा, तीसरा ग्लूकोज, उसमें भी इसी तरह से ये 1,4 बॉन्ड आएगा। ये सो ऑन इसी तरह से चलता जाएगा। ठीक है, ये मेन चेन होगी जिसमें 1,4 बॉन्ड है। ये मेन चेन समझ में आई है? इसमें जो ग्लूकोज के यूनिट्स हैं उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है 1,4। अब देखो साइड ब्रांच के बारे में। साइड ब्रांच में कौन सा बॉन्ड बताया था? 1,6। तो किसी एक ग्लूकोज के हम 6th कार्बन से स्टार्ट करते हैं। किसी एक ग्लूकोज के आप 6th कार्बन को यहाँ पर देखो। 6th कार्बन पे नॉर्मली क्या होता है? 6th कार्बन पे होता है एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, और एक क्या जुड़ा होता है? OH। ठीक है, तो यहाँ पर एक OH है। तो क्या होगा यहाँ पर? जैसे एक ग्लूकोज आएगा यहाँ पर, एक जैसे मान लीजिए ग्लूकोज आ गया, ये ग्लूकोज का यहाँ फर्स्ट कार्बन होगा। ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे यहाँ नीचे OH होता है, फर्स्ट कार्बन पे OH होता है, और एक OH होगा यहाँ 6th कार्बन पे। 6th कार्बन का OH और फर्स्ट कार्बन का OH, इनमें से क्या होगा? H2O रिमूव हो जाएगा। दो OH थे तो H2O रिमूव हो जाएगा। एक ऑक्सीजन जो यहाँ बचेगा वो ऐसे शेयरिंग में आ जाएगा। एक ऑक्सीजन ऐसे आप शेयरिंग में दिखा दो, तो ये यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है बिटवीन दीज टू ग्लूकोज। और ये बॉन्ड कैसा है? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
इसमें मैंने क्या बोला, जो फर्स्ट कार्बन है ग्लूकोज का, फर्स्ट कार्बन पे OH होता है और यहाँ सिक्स्थ कार्बन पे भी OH था, दोनों OH मिलके H2O रिमूव कर देंगे और बीच में जो एक O बचेगा वो शेयर हो जाएगा, तो ये 1,6 बॉन्ड बन गया। सिमिलर यही बॉन्ड 1,4 ऐसे भी बन रहे थे। तो देखो ये जो ग्लूकोज था ब्रांच पॉइंट पे, इसने 1,6 बॉन्ड बनाया है, ठीक है, मेन चेन के साथ। अब इस ग्लूकोज के आगे ब्रांच में ही और भी ग्लूकोज होंगे ना, तो इस ग्लूकोज के साइड में जो दूसरा ग्लूकोज होगा वो 1,4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक ग्लूकोज और आ जाएगा, जैसे आप एक ग्लूकोज और यहाँ पर शो कर सकते हो, जैसे ये ग्लूकोज की यूनिट मैंने इनकम्प्लीट मैंने शो कर दी, इनकम्प्लीट ग्लूकोज की यूनिट यहाँ पर शो कर दी। तो इस तरह से जो ग्लूकोज है वो साइड ब्रांच में भी प्रेजेंट होंगे और उनके बीच में यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये फोर्थ हो गया। लेकिन ब्रांच पॉइंट पे जो बॉन्ड है वो अलग है, ब्रांच पॉइंट वाला बॉन्ड 1,6 है। वाई बॉन्ड, वाई आप किसे कह रहे हो? ठीक है, तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर अमाइलोपेक्टिन का। एक इसका टेस्ट भी होता है, उसे भी पढ़ लो, स्टार्च आयोडीन टेस्ट। स्टार्च आयोडीन टेस्ट, जैसे आयोडीन जो होता है ये ब्राउन कलर का होता है, आयोडीन जो होता है ये ब्राउन कलर का होता है। ऑल्टरनेटिवली का भी मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेन चेन में एक ही बॉन्ड है अल्फा 1,4, हर दो ग्लूकोज के बीच में अल्फा 1,4 है, लेकिन जो ब्रांच पॉइंट है वहां केवल अल्फा 1,6 है, केवल ब्रांच पॉइंट पे। पूरी ब्रांच में सेम वही बॉन्ड है 1,4। जहां से एक ब्रांच मेन चेन से जुड़ती है वहां केवल 1,6 है, ठीक है, बाकी पूरी ब्रांच में 1,4 है। स्टार्च आयोडीन टेस्ट, जो आयोडीन होता है ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, लेकिन
जब इसे स्टार्च में मिक्स किया जाता है तो आयोडीन का कलर चेंज हो जाता है और आयोडीन ब्लू कलर का दिखने लगता है। आयोडीन कलर चेंजेस टू ब्लू। आयोडीन का कलर चेंज कैसा हो जाता है? ब्लू कलर का चेंज हो जाता है। ये ब्लू कलर का चेंज क्यों आया? ये आता है ड्यू टू स्टार्च का एक जो कंपोनेंट है अमाइलोज, ड्यू टू अमाइलोज ऑफ स्टार्च। स्टार्च आयोडीन का नेचुरल कलर मैंने बताया ब्राउन कलर का होता है, लेकिन स्टार्च की प्रेजेंस में उसका कलर ब्लू हो जाता है। किसकी वजह से होता है? अमाइलोज की वजह से। ऐसा क्या है अमाइलोज? अमाइलोज का अभी हमने पढ़ा सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा है? हेलिकल है। और इस हेलिकल टर्न्स में जो आयोडीन होता है I2 आयोडीन, आयोडीन ट्रैप हो जाता है। इन हेलिकल टर्न्स में आयोडीन ट्रैप हो जाता है। ठीक है, आयोडीन गेट ट्रैप्ड इन हेलिकल टर्न्स ऑफ अमाइलोज, और उसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। उसका कलर जो पहले ब्राउन कलर का था वो ब्लू कलर का दिखने लगता है, बिकॉज वो ट्रैप हो गया इनसाइड हेलिकल टर्न्स ऑफ अमाइलोज। ठीक है, जो अमाइलोपेक्टिन है वो भी आयोडीन को ट्रैप करेगा। जो अमाइलोपेक्टिन है वो भी आयोडीन को ट्रैप कर सकता है। वो किस में ट्रैप करेगा? अपनी इन ब्रांचेस के बीच में। ये जो इसकी ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस के बीच में आयोडीन को ट्रैप करेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा कलर चेंज नहीं दे पाएगा, क्योंकि ज्यादा इफेक्टिवली वो उसको ट्रैप नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में लूज स्पेसेस भी हैं, वहां से आयोडीन निकल जाएगा। तो ज्यादा कलर चेंज किसके थ्रू आएगा? अमाइलोज के थ्रू। इसलिए यहाँ पर मेजर रोल अमाइलोज का मैंने कहा कलर चेंज में, और वो कैसा कलर चेंज दे रहा है? ब्लू कलर करते। ठीक है, तो बस इसमें बस हमें ये याद रखना है कि कौन सा कलर चेंज आता है। स्टार्च आयोडीन टेस्ट जब करते हैं तो ब्लू कलर आता है। अगर आपके पास कोई एक अननोन शुगर है और आपको कहा गया कि उसका आयोडीन टेस्ट करो, आपने आयोडीन टेस्ट किया और उसका कलर ब्लू हो गया, तो आप क्या कहोगे? वो अननोन शुगर क्या थी? स्टार्च थी, वो अननोन शुगर। बस सिंपली ये इसका टेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर स्टार्च के बारे में। अब हम पढ़ते हैं दूसरा फूड स्टोरेज में पॉलीसेकेराइड। स्टार्च के बाद है ग्लाइकोजन। स्टार्च के बाद है अगला ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है ये एनिमल्स में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। जैसे प्लांट्स में स्टार्च था, वही सेम काम एनिमल्स में कौन करता है? ग्लाइकोजन। रिजर्व फूड इन एनिमल्स। एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ जाते हैं। बैक्टीरिया में भी होता है ये, फंगस में भी होता है ये। ठीक है, रिजर्व फूड, क्योंकि ये एनिमल्स में रिजर्व फूड होता है, इसे एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च।
जो एनिमल में स्टार्च का रोल प्ले करता है वो ग्लाइकोजन हो गया। ठीक है, हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ स्टोर होता है ग्लाइकोजन? इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। दो ऑर्गन है हमारी बॉडी के जो ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, लिवर एंड मसल्स। जैसे जब हम खाना नहीं खा रहे, कोई पर्सन है वो फास्टिंग कर रहा है, व्रत रखा हुआ है, खाना नहीं खा रहा, तो उसकी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसके लिवर में या मसल्स में, वहां से उसे एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, अदरवाइज कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है तब उसे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, वो जो वहां ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उससे वो मसल्स एनर्जी को गेन करेगा। या फिर इसके अलावा और कौन सा एनर्जी का सोर्स होता है हमारी बॉडी में? इसके अलावा एनर्जी के सोर्स हमारी बॉडी में होते हैं फैट। फैट कहाँ स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यू में, बिल्कुल सही। जो फैट है वो भी हमारी बॉडी में स्टोर होता है। ठीक है, तो फैट से भी एनर्जी मिल जाती है और इनसे भी मिल जाती है। ये लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, फैट एक अलग बायोमोलिक्यूल होता है, फैट लिपिड्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है, इट कंसिस्ट ऑफ 30,000 ग्लूकोज यूनिट्स। इसके स्ट्रक्चर में 30,000 ग्लूकोज के यूनिट्स हैं। स्टार्च के स्ट्रक्चर में जो अमाइलोपेक्टिन था उसमें मैक्सिमम 2 लाख मैंने लिखवाए थे, तो स्टार्च में मतलब बहुत ज्यादा ग्लूकोज के यूनिट्स हैं। ठीक है, 2 लाख तक हो सकते हैं। ग्लाइकोजन में कितने हैं? अब अराउंड 30,000 ग्लूकोज यूनिट्स। ठीक है, तो अगेन इसका एक ही टाइप का मोनोमर हुआ, ग्लूकोज का ये बना हुआ है। नेक्स्ट, इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसमें इसकी हम शेप को देखते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज ब्रांच्ड। इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ब्रांच्ड है, जैसा अभी हमने अमाइलोपेक्टिन में पढ़ा, सेम वैसे ही स्ट्रक्चर इसका भी होता है, अमाइलोपेक्टिन जैसे ही। किसका? ग्लाइकोजन का। जैसे वो ब्रांच था वैसे यही ब्रांच है, बस ग्लूकोज के नंबर का डिफरेंस है। उसमें ग्लूकोज बहुत ज्यादा थे, 2 लाख तक थे, इसमें ग्लूकोज कितने? 30,000 है, बस ये डिफरेंस है। बाकी ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर इसका सेम होता है, जैसा हमने अभी ऊपर केमिकल स्ट्रक्चर बनाया वैसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर इसका भी होता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में जो केमिकल स्ट्रक्चर अभी हमने स्टार्च के लिए बनाया वो ग्लाइकोजन के लिए दिया हुआ है। अभी मैंने बोला ना दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर ही होता है, तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लो सिमिलर एज अमाइलोपेक्टिन।
चलो एनसीईआरटी से बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, इसका जो आयोडीन टेस्ट है, ग्लाइकोजन आयोडीन टेस्ट, आयोडीन I2, आयोडीन को ही बोलते हैं, ग्लाइकोजन आयोडीन टेस्ट। अब आयोडीन का कलर मैंने ब्राउन बताया था, तो ये बहुत ज्यादा कलर चेंज तो दे नहीं पाएगा क्योंकि इसमें कोई हेलिकल टर्न्स थोड़ी ना है, इसका स्ट्रक्चर है ब्रांच्ड। तो थोड़ा बहुत कलर चेंज दे देता है ये ब्राउन कलर को रेड कलर में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन आयोडीन टेस्ट कैसा कलर देगा? रेड कलर। वो उसके ब्राउन कलर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमाइलोपेक्टिन भी कैसा कलर देता? अगर केवल अमाइलोपेक्टिन होता तो वो भी रेड कलर देता, लेकिन अमाइलोज साथ में था तो उसकी वजह से कलर ब्लू हो गया। कई बार बुक्स में क्या कैसे लिखा मिलता है आपको, एनसीईआरटी में तो जैसे स्टार्च आयोडीन के लिए ब्लू ही लिखा है, कोई और बुक पढ़ोगे तो उसमें ऐसे लिखा होता है ब्लू, रेडिश ब्लू या ब्लू ब्लैक कलर, इस तरह से लिख देते हैं, रेडिश ब्लू या ब्लू ब्लैक कलर। वो रेड ब्लू के साथ मिलके वो ब्लू ब्लैक कलर जैसा दिखता है स्टार्च के लिए। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या चीज लिखी हुई है, कैसा कलर चेंज देगा वो? ब्लू देगा। एनसीईआरटी में केवल ब्लू वर्ड लिखा है, रेड की बात ही नहीं करी उसने, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको फॉलो कर लो, और इसमें रेड कलर। ठीक है, एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पेज नंबर है 148 पे, पेज नंबर 148 पे है, पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन लिखा है, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर दिया है ये। लेकिन अभी हमने स्ट्रक्चर स्टार्च में पढ़ा है ऐसा, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर कैसे आपस में सिमिलर है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ पर देखो, ये ऐसी शेप अभी हमने बनाई थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ग्लूकोज भी शो कर दिए थे, लेकिन इसने शो नहीं किया। ये मेन चेन होगी इसमें, मेन चेन, और ये हो गया साइड ब्रांचेस। बॉन्ड दोनों में याद हैं जो बॉन्ड पढ़ाए थे? मेन चेन में कौन सा बॉन्ड था? अल्फा 1,4। और ब्रांचेस में भी अल्फा 1,4 था, लेकिन ब्रांच पॉइंट पे कौन सा बॉन्ड था? अल्फा 1,6। अब आप यहां पर देखो, जो ये केमिकल स्ट्रक्चर बना रखा है, ये स्ट्रक्चर इसने यहाँ पर ग्लूकोज के दिखा रखे हैं। जैसे एक छोटा सा पोर्शन यहाँ ग्लूकोज का ये दिखा है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आप देख लो, अभी यही स्ट्रक्चर बनाया था हमने ग्लूकोज का, और 1,4 बॉन्ड है, ये 1 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो ये 1,4 बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो ये मेन चेन में हो गया। अब ब्रांच पॉइंट इसने इधर शो किया है, इसमें ये ग्लूकोज जो है ये 1,4 और ये 6th कार्बन हो गया, और इसका ये फर्स्ट कार्बन है, तो ये 1,6 हो गया बॉन्ड, ये ब्रांच पॉइंट पे। ठीक है, तो ये सेम स्ट्रक्चर जो अभी हमने अमाइलोपेक्टिन के लिए पढ़ा था, वो ग्लाइकोजन के लिए भी क्या है, एप्लीकेबल है। बॉन्डिंग लिखवाने की तो जरूरत नहीं। नेक्स्ट, जो ऊपर ग्लाइको अमाइलोपेक्टिन के लिए बॉन्डिंग लिखी ना, वही सेम बॉन्डिंग इसके लिए भी है। ठीक है, अगर किसी को लिखना है तो अमाइलोपेक्टिन वाली लिख लेना, सेम वही है।
नेक्स्ट अगला हम पढ़ते हैं, अगला है इन्युलिन, फूड स्टोरिंग में। इन्युलिन इन्युलिन कुछ प्लांट्स की रूट में मिलता है, हर प्लांट में नहीं मिलता है, कुछ ही प्लांट्स की रूट्स में मिलता है। प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ दालिया पॉइंट, दालिया प्लांट। दालिया जो है ये एक टाइप का फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। इस फ्लावरिंग प्लांट की रूट्स में मिल जाता है। लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो। लास्ट पॉइंट मैंने यही बोला था कि जो ग्लाइकोजन है उसका बॉन्डिंग, जो अमाइलोपेक्टिन में बॉन्डिंग लिखी है ना, मेन चेन और साइड ब्रांच की, वही ग्लाइकोजन के लिए भी है। नेक्स्ट जो इन्युलिन है, इसके स्ट्रक्चर में जो मोनोमर है वो होता है फ्रक्टोज। इट इज फ्रक्टोज पॉलीमर। ऐसे लिखा कि ये पॉलीमर है इन्युलिन, किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का। इसका मतलब क्या हुआ कि मोनोमर क्या है? मोनोमर यहाँ पर फ्रक्टोज है, जो फ्रक्टोज है वो मोनोमर है, एक ही टाइप का मोनोमर है इसका भी, ठीक है। बार बार फ्रक्टोज के रिपीटिंग यूनिट्स होंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इन्युलिन का। इन्युलिन का यूज क्या होता है? इन्युलिन को ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हम लोग इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो जितना भी इन्युलिन किसी पर्सन के ब्लड में इंजेक्ट किया, मान लो आपने 1 ग्राम इन्युलिन इंजेक्ट कर दिया किसी पर्सन के ब्लड में, वो सारा इन्युलिन उसके यूरिन से पास आउट हो जाएगा। 1 ग्राम इन्युलिन उसके यूरिन में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो कोई एक पर्सन है, उसमें आपने इन्युलिन को इंजेक्ट किया और सारा इन्युलिन यूरिन में पास आउट नहीं हुआ, उसका मतलब ये है कि उसकी किडनीज प्रॉपर काम नहीं कर रही, वो प्रॉपर ब्लड को फिल्टर नहीं कर रही, ब्लड के कुछ सब्सटेंस ब्लड में ही रह रहे हैं। तो किडनी की फंक्शनिंग को टेस्ट करने के लिए इन्युलिन को यूज किया जाता है। यहाँ लिखो इन्युलिन के लिए, इन्युलिन कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस। हम इन्हें डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे डाइजेशन करने का काम एंजाइम्स का होता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, स्टमक में एक एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम या कैटलिस्ट है जो फूड की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होता है। तो जो एंजाइम या कैटलिस्ट इस इन्युलिन को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए, वो हमारे पास नहीं होता है। इस वजह से हम लोग इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये हर्बीवोर्स के पास होते हैं इस तरह के एंजाइम ना, हमारे पास नहीं होता है। तो inulin cannot be digested by humans, so that it can be used to test kidney functioning. It can be used to test kidney functioning. किडनी फंक्शनिंग को टेस्ट करने के लिए इसे यूज किया जा सकता है। जितना इन्युलिन एक पर्सन को दिया जाएगा, वो सारा इन्युलिन यूरिन से पास आउट हो जाना चाहिए। एज इन्युलिन should pass out
थ्रू यूरिन। तो पेशेंट जो भी था उसके यूरिन को टेस्ट करेंगे, उसके यूरिन में कितना इन्युलिन आया, अगर वो कम अमाउंट में आ रहा है तो किडनी की प्रॉपर फंक्शनिंग कहीं नहीं है। ठीक है, तो यही बस इसका रोल होता है या काम होता है जिससे ह्यूमन बींग्स इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर हमारा टॉपिक फूड स्टोरिंग पॉलीसेकेराइड्स। हम सबसे पहला टाइप पढ़ रहे हैं यहाँ पे। फूड स्टोरेज में हमने कितने पढ़े? स्टार्च पढ़ा, ग्लाइकोजन और इन्यूलिन। अब हम अगली कैटेगरी पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है सेकंड सेकंड कैटेगरी है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स। अच्छा, आयोडीन टेस्ट केवल उन्हीं का पढ़ना है जिनका मैं बताऊंगा। जैसे दो का बताया अब तक, यही दो आयोडीन टेस्ट देते हैं, इसके अलावा और कोई आयोडीन टेस्ट नहीं देते। जिनका मैं नहीं लिखवा रहा है ना, उनका समझ जाना वो आयोडीन का कलर चेंज नहीं करते। कलर चेंज क्यों नहीं कर पाते? ट्रैप नहीं कर पाते, ना उनका हेलिकल स्ट्रक्चर होता, ना उनका स्ट्रक्चर कैसा होता, ब्रांच्ड होता। ठीक है, समझ जाना इस चीज को, जहां मैं नहीं लिखवा रहा तो मतलब वो कलर चेंज नहीं करते। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स ये सेल के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर में। ठीक है, प्रेजेंट इन सेल स्ट्रक्चर और बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल। एनिमल के बॉडी स्ट्रक्चर में भी मिल जाते हैं। तो ये एनिमल का या एक सेल का, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनका काम फूड को स्टोर करना नहीं है, इनका काम है स्ट्रक्चर को बनाना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। एक सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, एनिमल के बॉडी स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देंगे। इनके रोल्स अलग हैं, इन्हें स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। इसके टाइप्स जो हैं या एग्जांपल इनके, सबसे पहला है इसमें सेलुलोस। सेलुलोस किसकी सेल वॉल में होता है ये? प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल। तो देखो सेल का स्ट्रक्चर बना रहा है ये, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, प्लांट सेल वॉल। इसके स्ट्रक्चर में इट कंसिस्ट ऑफ 6000 ग्लूकोज यूनिट्स। 6000 ग्लूकोज का ये बना होता है। ग्लूकोज इसका मोनोमर हो गया और सेलुलोज पॉलीमर हो गया। ठीक है, 6000 ग्लूकोज यूनिट्स। ग्लूकोज यहाँ कौन से होते हैं? बीटा वाले ग्लूकोज होते हैं। इट हैज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बीटा बीटा ग्लूकोज हैं ग्लूकोज के बीच में, सॉरी बीटा बॉन्ड्स हैं ग्लूकोज के बीच में। दो ग्लूकोज होंगे, दोनों ग्लूकोज बीटा होंगे और 1,4 बॉन्ड है। ठीक है,
अब तक ऊपर वाले जो हमने स्टार्च में पढ़ा या ग्लाइकोजन में पढ़ा, वहां अल्फा ग्लूकोज था, यहाँ ग्लूकोज कैसे है, बीटा ग्लूकोज है। नेक्स्ट, इसका स्ट्रक्चर अनब्रांच्ड होता है, इट इज अनब्रांच्ड कॉमा फाइब्रस, फाइब्रस होता है रॉड लाइक, रॉड लाइक, फाइब्रस इन शेप। एक ये रॉड की तरह होता है, लंबे लंबे होते हैं इसके, सिलेंडर की तरह, एक रॉड की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है सेलुलोज का। सेल वॉल का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा बॉटनी में, वहां सेलुलोज फिब्रिल ऐसा कुछ पढ़ा था, माइक्रोफिब्रिल, सेलुलोज फिब्रिल, नहीं पढ़ा? चलो कोई बात, सेलुलोज है उसका स्ट्रक्चर जो है, शेप उसकी फाइबरस होती है। नेक्स्ट, अच्छा ये अनब्रांच्ड है तो कोई आयोडीन टेस्ट देगा ये? नहीं देगा ये, ठीक है। डू नॉट गिव आयोडीन टेस्ट, अनब्रांच्ड है, ना ही इसकी शेप हेलिकल है, ये लंबे लंबे होते हैं रॉड की तरह, तो ये आयोडीन को ट्रैप ही नहीं कर सकते। सेलुलोज अर्थ पे पाए जाने वाला सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑन अर्थ। सेलुलोज अर्थ पे पाए जाने वाला सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये प्लांट्स की कहां पर होता है, सेल वॉल में होता है, इस वजह से इसकी अबंडेंसी सबसे ज्यादा है। जो सेलुलोज है इसके दूसरे एप्लीकेशंस भी होते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज के एप्लीकेशंस, जैसे सेलुलोज प्लस एल्कली ट्रीटमेंट, अगर सेलुलोज को किसी एल्कलाइन सब्सटेंस के साथ ट्रीट कराया जाए तो सेलुलोज कन्वर्ट हो जाता है रेयॉन में। सेलुलोज को किसी एल्कलाइन सब्सटेंस के साथ ट्रीट किया जाए तो रेयॉन में कन्वर्ट हो जाता है। जो रेयॉन है, आपने कभी सुना होगा रेयॉन के पर्स आते हैं, बैग आते हैं रेयॉन के, ठीक है, वो रेयॉन सेलुलोज को मॉडिफाई करके बनाया जाता है। सेलुलोज की मॉडिफिकेशन से बनता है रेयॉन। नेक्स्ट, हाँ वो सिंथेटिक हो गया ना, एक फाइबर है, नेचुरली नहीं मिल रहा, उसको केमिकली मॉडिफाई करके बनाया जा रहा है। रेयॉन इज यूज्ड टू मेक आर्टिफिशियल सिल्क।
आर्टिफिशियल सिल्क, सिल्क तो होता है रेशम का धागा, सिल्क उसे बोलते हैं, सिल्क क्लॉथ जो होता है वो रेशम का कपड़ा जो होता है उसके क्लॉथ बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो सिल्क जैसा ही दिखता है, ठीक है, वो बनता किससे है, रेयन से, और रेयन किससे बना था, सेलुलोज से, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिल्क भी बनाने के काम आ जाता है, जिससे आगे कपड़े भी बना सकते हैं, तो इससे बैग वगैरह भी बन जाते हैं और ये सब भी बन जाते हैं। नेक्स्ट, सेलुलोज को और भी केमिकली मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे एक है सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट, इससे शैटर प्रूफ ग्लास बनते हैं, शैटर प्रूफ ग्लास, ग्लास या ऐसा कांच बनेगा जो गिरने पर ना टूटे, ऐसा ग्लास या ऐसा कांच बनेगा जो गिरने पर ना टूटे, उसे शैटर प्रूफ कहते हैं। शैटर मतलब जो ना टूटे, ठीक है। उसके कांच में क्या करते हैं, कांच में सेलुलोज एसीटेट मिला देते हैं, तो वो उसको थोड़ा और ज्यादा हार्ड बना देता है, जिससे वो टूटते नहीं है। आते हैं मार्केट में ऐसे ग्लास आते हैं कांच के, हाँ सिक्योरिटी ग्लास। सेलुलोज नाइट्रेट, यूज इन एक्सप्लोसिव्स, इससे एक्सप्लोसिव बनाए जा सकते हैं। एक्सप्लोसिव मतलब जो बॉम्ब होते हैं, ठीक है, एक्सप्लोसिव की तरह भी ये काम कर सकता है अगर इसको सेलुलोज नाइट्रेट में केमिकली मॉडिफाई किया जाए। एक तीसरा है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज का यूज होता है, यूज इन क्रीम्स, जैसे कोई खाने की क्रीम है, आइसक्रीम हो सकती है, कोई भी खाने की क्रीम क्रीम हो, उसमें इसे यूज कर सकते हैं। कोई फूड आइटम है, ये जेली जैसे होते हैं, जेली जैसे होते हैं, तो उसको उसमें यूज किया जा सकता है फूड आइटम्स में भी, ठीक है। ये वेरियस एप्लीकेशंस हो गए सेलुलोज को केमिकली मॉडिफाई करके जो बन सकती है, ठीक है, इन सब में सेलुलोज यूज किया जाता है। सेलुलोज और कहाँ मिल जाता है, जैसे इसके एग्जांपल हैं वुड में, वुड हैज 25% सेलुलोज, 25% वुड में सेलुलोज होता है। इसके अलावा क्या होता है, रेस्ट इज हेमी सेलुलोज, लिग्निन एटसेट्रा। वुड में जैसे 25% तो सेलुलोज हो गया, उसके अलावा दूसरे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, एक जैसे हेमी सेलुलोज बोल देते हैं, ये सेलुलोज से अलग होता है। एक लिग्निन भी होता है, और भी बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं वुड में जो उसको हार्ड बनाते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें सेलुलोज भी है। अब वुड से पेपर बनाया जाता है, वुड से जो पेपर इंडस्ट्री होती है ना, पेपर इंडस्ट्री का, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, उसका काम होता है वुड से पेपर बनाना, ठीक है। तो पेपर बनाने के लिए वुड से जो सेलुलोज है उसको प्यूरिफाई किया जाता है। वुड में तो बहुत कुछ है ना, तो वहां से सेलुलोज को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, प्यूरिफाई करना है। तो पहले पेपर इंडस्ट्री में क्या करते हैं, जो वुड आती है, लकड़ी जो आती है, उसको प्यूरिफाई करते हैं, अलग करते हैं सेलुलोज को, और फिर उसे देन यूज किया जा सकता है। हेलो।
जी सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करवा रखी सर। उनको सर 5:15 का। ठीक है सर, आपकी आईडी दिए सर। किस पॉइंट पे था मैं? पेपर वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो, एक ब्रैकेट में लिख लो, इन पेपर इंडस्ट्री सेलुलोज इज प्यूरिफाइड फ्रॉम वुड। वुड से पहले सेलुलोज को प्यूरिफाई करते हैं और फिर उससे देन पेपर बनाया जाता है। इसलिए आजकल बोलते हैं ना कि जितना हो सके ऑनलाइन मैनर में, जैसे पहले आपको ट्रेन की टिकट कटानी होती थी तो उसका एक पेपर पे टिकट कट के आती थी और वो पेपर आप थ्रो कर देते थे। ट्रेन में ट्रैवल किया, पेपर को थ्रो कर दिया। आजकल क्या होता है, वो ऑनलाइन सब कुछ हो गया है। तो जो ऑनलाइन टिकट आती है उसके नीचे एक इको फ्रेंडली का मैसेज लिखा होता है। क्यों इको फ्रेंडली लिखा है? क्योंकि अगर आप पेपर को यूज नहीं कर रहे हो तो पेड़ कटने से क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं। इसलिए ये सारे मैसेज या स्लोगन लिखे होते हैं। नेक्स्ट। अच्छा, जो कॉटन होती है, कॉटन में 90% सेलुलोज होता है। कॉटन में 90% तक सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट सेलुलोज के बारे में। इसमें हमने डिटेल में उसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ी हैं, क्योंकि सेलुलोज सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। उसकी कुछ ना कुछ एप्लीकेशन भी रही होंगी। तो उन सब एप्लीकेशंस को ह्यूमंस ने यूज किया है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स में उसे यूज किया है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। एक सेकंड और पढ़ते हैं। जो सेकंड है वो है काइटिन। काइटिन किसकी सेल वॉल में होता है? फंगस की सेल वॉल में। इट इज प्रेजेंट इन फंगल सेल वॉल। फंगस की सेल वॉल में ये प्रेजेंट होता है। और कहाँ मिलता है? एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं? आर्थ्रोपोडा एक सबसे बड़ा एनिमल का ग्रुप है। आर्थ्रोपोडा पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्ट्स आ जाते हैं। जितने भी तरह के इंसेक्ट्स हैं ना, वो सभी किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। इंसेक्ट के अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो इस आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो उसके एक्सोस्केलेटन में, एक्सोस्केलेटन क्या होता है? आउटर बॉडी सरफेस। हमारा एक्सोस्केलेटन क्या है? हमारा एक्सोस्केलेटन में आता है, बॉडी हेयर आ जाते हैं, नेल्स आ जाते हैं, और जो ये स्किन की कैरेटिनाइज लेयर है, ये डेड होती है ना, टॉप लेयर, पढ़ाया था पिछले चैप्टर में। ये डेड लेयर और बॉडी हेयर और नेल्स, ये हमारे एक्सोस्केलेटन है। ऐसी आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन है वो किस चीज का बना होता है? काइटिन का बना। आउटर बॉडी सरफेस। इसका जो मोनोमर होता है
its monomer is NAG, N-acetyl ग्लूकोसामीन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में ही। एक पेज पे बच्चों अपना नेम और पीएसआईडी लिख देना, कोई एक पेज निकाल लो, सभी एक ही पेज पे लिख देना, नेम और पीएसआईडी। आपकी वो अटेंडेंस हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास में आपका एक रजिस्टर बना देंगे। पीएसआईडी याद है? हाँ, नहीं है? नेम तो याद ही होगा, नेम लिख दो और पेरेंट का नेम लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट, जो काइटिन होता है उसका मोनोमर हो गया NAG, और इसमें जो बॉन्ड होता है इट हैज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ये जो NAG है, इन NAG के इन बिटवीन बीटा 1,4 बॉन्ड्स है। ठीक है, काइटिन सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। काइटिन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हेट्रो नहीं होगा ये, इसमें जैसे एक ही है ना मोनोमर, होमोपॉलीमर ही है। काइटिन सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तो हो गया सेलुलोज, दूसरे नंबर पे ये हो गया। क्यों है ये? क्योंकि आर्थ्रोपोडा जो है, जैसे मैंने बोला, ये एनिमल्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ये काइटिन भी सेकंड मोस्ट हो गया सेलुलोज के बाद। एक आखिरी और पढ़ते हैं, उसके बाद लेक्चर एंड करेंगे। तीसरा है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन को म्यूरिन भी कहते हैं, बैक्टीरिया के सेल वॉल में होता है। इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल। सब आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। इसके स्ट्रक्चर में इट हैज टू मोनोमर्स, दो मोनोमर होते हैं इसके, इनके नेम्स भी आपने पढ़े होंगे। एक होता है NAG और दूसरा होता है NAM, नैग नैम। नैम होता है N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, NAG वही है ऊपर वाला, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो इसके दो मोनोमर्स हो गए, अलग अलग हैं, हेट्रोपॉलीमर की कैटेगरी में आएगा फिर ये। तो ये मोनोमर्स बार बार रिपीट होते रहते हैं, जैसे पहले NAG आया, फिर NAM आएगा, फिर NAG, फिर NAM, ऑल्टरनेटली ये रिपीट होते रहते हैं इस तरह से एक चेन में।
ठीक है। इस तरह से इसको नैग नैम लिंकेज बोलते हैं। नैग और नैम में आपस में लिंकेज है, बॉन्ड है, तो वो स्ट्रक्चर होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। अब इसके नेम में देखो पेप्टिडो वर्ड भी है। पेप्टिडो का मतलब है यहाँ पर छोटी सी अमाइनो एसिड की भी एक यहाँ पर चेन होती है जो जुड़ी होती है इनके साथ। तो यहाँ लिखो स्मॉल पेप्टाइड of 4 amino acids is also attached to NAM. पेप्टाइड जो होता है, पेप्टाइड में अमीनो एसिड्स की चेन को बोलते हैं। अमीनो एसिड्स जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। बहुत ज्यादा अमीनो एसिड नहीं होंगे, थोड़े से होंगे। जैसे 4 अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए तो उनसे एक छोटा सा पेप्टाइड स्ट्रक्चर बन गया। चैप्टर में आगे जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे, अमीनो एसिड पढ़ेंगे, तब मैं आपको अलग से पेप्टाइड टॉपिक भी एक पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसी चैप्टर में आगे आएंगे। तो अमीनो एसिड की चेन है वो किससे जुड़ी हुई है? नैम से जुड़ी हुई है। जैसे ये जो नैम है इसके साथ एक अमीनो एसिड की चेन भी जुड़ी हुई है, इसी चेन को पेप्टाइड चेन बोल देते हैं। तो इसका नेम क्या हो गया? पेप्टिडोग्लाइकन। जो ग्लाइकन वर्ड है, ग्लाइकन वर्ड यहां पर शुगर के लिए आता है। तो शुगर तो है ही नैग नैम, और उसमें ये पेप्टाइड चेन और जुड़ी हुई है। एक एंजाइम होता है हमारे स्लाइवा में प्रेजेंट होता है वो, जो पेप्टिडोग्लाइकन की ब्रेक डाउन करता है। एंजाइम का नाम क्या होता है? नहीं, अमाइलेज नहीं, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम ऑफ सलाइवा टीयर्स, हमारे टीयर्स में भी होता है। टीयर्स मतलब आंसू, ठीक है। कैन ब्रेक डाउन पेप्टिडोग्लाइकन, ये पेप्टिडोग्लाइकन को ब्रेक डाउन करते हैं। मतलब बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देते हैं, जिससे बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जैसे कई बार हम बाइक पे जा रहे हैं और धूल उड़ रही है, ठीक है, और वो धूल जैसे ही हमारी आंखों में जाती है आंसू आने लग जाते हैं, टीयर्स फॉल डाउन होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि जो डस्ट आईज में गया है वो टीयर्स के थ्रू फिल्टर होके बाहर आ जाए। और टीयर्स में जो ये एंजाइम है लाइसोजाइम, वो डस्ट में अगर बैक्टीरिया था उस बैक्टीरिया को क्या कर देगा? वो किल कर देगा। स्लाइवा में भी क्यों होता है कि जो हम फूड खा रहे हैं उसमें अगर कोई बैक्टीरिया है तो उससे भी हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए होता है। अब ऐसा नहीं होता कि ये हर बैक्टीरिया को मार दे, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग अलग होती है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो कुछ को तो ये मार ही देता है। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे स्टार्ट करेंगे।